जो लोग मेरे चैनल किरण वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। संडली की दुनिया जहां वह रहती थी 2 मंजिला मकान था। बाहर से तो बहुत सुंदर लगता था, लेकिन अंदर से टूट फूट और कमजोरी से भरा था। ऊपर के मंजिल पर यूरोपीय वास्तुकला के अनुसार बना एक बाथरूम था, जिसमें पोर्सिलेन बेस और सिंक के पैर वाले नहाने का टब था। ये बाथरूम उसकी दादी के ज़माने का था। वहां की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की तरह संडली की जिंदगी भी बीते कल की छाव में छुपी हुई थी। उसका एकमात्र सुकून उसका पौधा था। एक दिन दोपहर को D.A. लॉरेंस के एक उपन्यास में खोई उसकी सोच अचानक टूट गई, जब बाथरूम की दीवार से एक छोटी सी पानी की बूंद की आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। वही आवाज। शुरुआत में उसने आवाज को अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी सोच को चोट पहुंचाने वाली एक लगातार गूंज बन गई। घर के नौकरों से लेकर गांव के अनुभवी बासला तक किसी को भी उस रहस्यमयी धारा के स्रोत का पता नहीं चला। अंत में किसी की सलाह पर शहर के सबसे माहिर पाइप मास्टर जयंत से पूछताछ करने का फैसला उसके पिता ने किया। जयंत की उपस्थिति एक शांत सम्मान लेकर आई। उसकी आंखों में गहराई थी, जो उसके मेहनत और कौशल की गवाही देती थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी नज़रें तीव्रता से आसपास की हर चीज़ का निरीक्षण कर रही थीं। वह देखने में जिज्ञासु लग रहा था। उसकी सांसें, उसकी नज़रें किसी अजीब सी अनजानी भावना से भर आईं। जयंत नानाक मरा की तरफ गया और कुछ देर तक दीवारों को घूरता रहा। उसने अपने हाथों से दीवारों को छूते हुए ठीक उस जगह को खोज निकाला जहां पानी रिस रहा था। वहां से पानी टपक रहा था। नोना ने संधली से कहा। जब पानी का रिसाव बंद कर दिया गया, तो सब लोग हैरान रह गए जब उन्होंने दीवार के अंदर जंग लगे पुराने तांबे का ड्रम देखा। वह एक छोटे से सुंदर डिजाइन वाला ड्रम था। जयंत ने उसे सावधानी से बाहर निकाला और संधली के हाथ में दिया। यह तो कोई पुराना सामान लगता है। उस वक्त संधली को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई पुराना राज की चाबी है। उसने जयंत का धन्यवाद किया। चाय का कप लेकर आ रही थी, लेकिन शायद काम के बारे में उलझन की वजह से या फिर उसके मन की बेचैनी की वजह से हाथ से चाय का कप फिसल गया और उस गर्म चाय के कप की चुस्की उसके कपड़े पर गिर गई। अरे, सडली घबराकर बोली, माफ करना। कोई बात नहीं, नोना, जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो चुका था। सडली चश्मा लेकर आई और उनके कपड़े की भीगी जगह को पोंछने लगी। तभी उनकी नजरें मिलीं। उस पल बाहर की दुनिया की सारी आवाजें ठहर गई और सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगीं। बिना शब्दों के उस नजरे से ही प्यार की पहली आग भड़क उठी उस रात चांदनी के नीचे। जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उसकी मां सो गई। उसने चोरी छुपे जयंत को फोन किया। जयंत उस बॉक्स को अकेले खोलने से डर रहा था। तुम कल सुबह आ सकती हो क्या? अगले दिन सुबह जयंत काम करने नहीं, बल्कि एक रहस्य सुलझाने वाला साथी बनकर संधाली उसे लाइब्रेरी में बुलाया। वे दोनों सावधानी से उस डिब्बे का ताला खोले। अंदर एक कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी संधाली की मां की थी। ये वो चिट्ठियां थीं जो उसकी मां ने मरने से पहले अपने सच्चे प्यार को लिखी थी, लेकिन कभी भेजी नहीं थीं। परेशान थी। दोनों चुपचाप पर बैठकर उन चिट्ठियों को एक एक करके पढ़ने लगे। रात की खामोशी टूटते हुए चिट्ठियों में से संधली की मां की आवाज सुनाई दी। कैसे उसके पिता ने जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया था, उसकी सच्ची मोहब्बत एक गरीब शिक्षक से थी, और कैसे उनके प्यार ने परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, ये सब चिट्ठियों में लिखा था। एक चिट्ठी में परिवार की ज़मीन में छुपाए गए एक कीमती सामान का राज भी था। संधली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मां की तकदीर में अपना खुद का भविष्य देखा। जयंत ने उसकी पीड़ा को चुपचाप महसूस किया। वह एक कंबल लेकर आया और उसकी बाहों में डाल दिया। उसने अनजाने में उसका सिर उसके कंधे पर रख लिया। उनके दिल एक हो गए। वह पुरानी प्रेम कहानी उनके दिलों में एक नई कहानी बनने लगी थी। नोना, अपनी मां जैसी तकलीफ मत झेलो, जयंत ने धीरे से कहा।
मुझे डर लगता है, जयंत, मेरा पापा मुझे विक्रम से शादी करने के लिए मजबूर करेगा। जब तक मैं हूं, ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने कहा, वह बहुत जिद्दी है। ये शब्द संधाली के डरे हुए दिल को बहुत ताकत मिले। विक्रम संधाली के पिता के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। वह अमीर, पढ़ा लिखा और बाहर से बहुत ही मिलनसार आदमी था। दिख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपा था अहंकार। संधली से शादी उसके लिए बस एक और कारोबारी डील थी। वो अक्सर आने लगा, और जयंत और संधली के बीच बढ़ती नज़दीकियां उसकी तेज नज़र से छुपी नहीं थीं। उसने जयंत की तरफ बिना किसी सम्मान के देखा। ये काम खत्म होते ही यहाँ कोई गैरजरूरी नहीं रहना चाहिए, है ना? उसने एक बार संधली के पिता से कहा कि जयंत को अनदेखा कर दो। कुछ दिन बाद जब जयंत काम खत्म करने वाला था, तो उसके बैग में से कुछ कीमती काम के उपकरण गायब पाए गए। वो इसे सिर्फ एक संयोग नहीं समझता था, बल्कि उसे अच्छी तरह पता था कि इसके पीछे कौन था। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। जब संधाली को यह पता चला तो उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसने अपने पिता से चोरी छिपे अपनी किताब से पैसे निकालकर जयंत को दे दिए। यह लेकर वह नई चीजें लेने के लिए गई और जयंत से विनती की कि कृपया मना मत करना। जयंत ने उसकी आंखों में देखा। नो, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। ये पैसे नहीं, जयंत, यह मेरा विश्वास है। जब तुम मेरे लिए कुछ कर पाओगे, तब ये सब कुछ होगा। उसकी बातों से जयंत का दिल गर्म हो उठा। उसने उसका हाथ थाम लिया। उसके नरम हाथों को अपने हाथों में महसूस किया। पहली बार जिंदगी में किसी की नरम छुआन महसूस हुई थी। नोना का, तुम्हारे जैसे किसी के मिलने की खुशी मुझ में समाई हुई है। उसने कहा, भावनाओं का बोझ बहुत भारी था। उस पल से वह उसके लिए चांद बन गई। संधली ने अपनी माँ के पत्रों में लिखी बातों के जरिए अपने अतीत की खोज शुरू की। वालावे की सबसे उम्रदराज नौकरानी पेमावती नाना से उसने बहुत कुछ जाना। विक्रम के पिता और उसकी माँ ने संधली की माँ के प्यार को नाइंसाफी से टाला था, यह भी उसने जाना। इसके पीछे जो राज था, वह माँ की ज़मीन में छुपा हुआ था। संधली को काफी शक था कि विक्रम भी इस राज से वाकिफ है। वह सब कुछ जयंत को बताया गया था घर और मंदिर के बड़े बोधि वृक्ष के पास। पत्तियों के सरसराने की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट के अलावा वहां कोई और आवाज नहीं थी। मुझे डर लग रहा है, जयंत, ये इंसान जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। संध्या ने आंसू भरी आंखों से कहा। जयंत उसे सांत्वना देते हुए सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा संध्या, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। उसकी ये पक्की नज़र 100 शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर वादा थी। उस बोधि वृक्ष के सामने उनकी मोहब्बत और भी मजबूत हो गई। ये अब किसी सामाजिक दर्जे पर आधारित आकर्षण नहीं था, बल्कि उनकी आत्माओं का जुड़ाव था। एक गहरा रिश्ता था। विक्रम ने अपनी योजना लागू करनी थी। कुछ दिनों बाद जयंत अचानक गायब हो गया। उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, और पुलिस के कुछ अधिकारी संधली के पिता से बात करके चले गए। इसके बाद विक्रम संधली के पिता के साथ कई घंटे गुप्त बातचीत में लगा रहा। उस बातचीत के बाद संधली के पिता के चेहरे पर गहरा डर और हार की झलक थी। उन्होंने कुछ दिनों में विवाह करने का अंतिम फैसला ले लिया। संधली की दुनिया उसके चारों ओर टूटती जा रही थी, और वह यह सब महसूस कर रही थी। शादी से पहले के दिन थे। रात को संधाली माँ के कमरे में जाकर फिर से उसकी माँ के डायरी की जांच की। वहां फर्श के नीचे छुपे एक और पन्ने को उसने पाया। वह एक बयान था जो उसकी माँ ने लिखा था। उसमें विक्रम के पिता द्वारा हुई जमीन की सौदेबाजी में हुए अन्याय के सारे सबूत साफ साफ लिखे थे। वही सच का चाबी था। उस दिन आधी रात को संधाली बिना किसी को बताए पुलिस के पास गई। वहां उसने जयंत से मुलाकात की। जेल की सलाखों के बीच वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। जयंत ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने जोर से कहा, ध्यान रखना, मैं विक्रम को कभी माफ नहीं करूंगी।
मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि ये उसके जीवन का सबसे बहादुर फैसला है। अगले दिन सुबह वल्वा शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां केवल एक गहरी खामोशी थी। दुल्हन संध्या जी की बेटी संधाली अपने पिता और विक्रम सहित सभी रिश्तेदारों के साथ घर आई थी। ये शादी नहीं होने वाली। उसने कहा कि सासों में भी गड़बड़ है। उसने अपनी मां के पत्र और आखिरी गवाही सबके सामने पढ़ी। विक्रम और उसके पिता के पुराने कुकर्म एक एक करके उजागर हुए। विक्रम का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। लाल दिली का पिता। उसने अपनी प्यारी लड़की की आंखों में देखा, वो भी कई सालों बाद। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपनी लड़की की खुशी से ज्यादा समाज में सम्मान को अहमियत दी थी। उसी वक्त आजाद हुआ जयंत वल्लभ के गेट से अंदर आया। उसने देखा कि वह लड़की, जो शादी की साड़ी पहनकर सुंदर लग रही थी, उसके पास दौड़ी और उसने उसे जोर से गले लगा लिया। धन, ताकत, जात पात जैसी सारी बंदिशें टूट गई और उनका प्यार उस दिन जीत गया। चांद के पिता ने आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखा और चुपचाप अपनी आशीष दी। वल्लभ के पुराने स्नानघर की दीवार पर शुरू हुआ एक बूंद पानी, अंत में पुरानी सामाजिक रीतियों को तोड़ गया। दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया गया है, जो एक बड़े प्यार की नदी बन चुकी है।